पूरे 17 दिनों के बाद चिली गवर्नमेंट ने 33 वर्कर्स को ढूंढ तो लिया था, लेकिन अब मसला था कि इनको बाहर कैसे निकाला जाए। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उनको जमीन के अंदर ही जिंदा कैसे रखा जाए। वीडियो के पार्ट नंबर 1 में आपने देखा कि कैसे चिली के एटाकामा डेजर्ट में 120 साल पुरानी माइन की गहराइयों में एक कोलैप्स की वजह से 33 वर्कर्स जिंदा फंस गए। और अब वीडियो के पार्ट नंबर 2 में आप जानेंगे कि सिर्फ 3 दिन के खाने पीने के सामान पर इन्होंने जमीन के अंदर पूरे 17 दिन कैसे गुजारे और टोटल 69 देश जमीन की गहराइयों में ही इनको कैसे जिंदा रखा गया। साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि उनको वापस जमीन तक रेस्क्यू करने के लिए इंजीनियर ने किन मुश्किल तरीन चैलेंजेस को फेस किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 6। 17 दिनों की अथाक मेहनत के बाद आखिर अब जमीन के अंदर फंसे माइनर्स की लोकेशन का पता लगाया जा चुका था। अब बारी थी उस 6 इंच के पाइप में सीसीटीवी कैमरा और फोन लाइन डालने की। सारे लोग बेताबी से इस इंतजार में थे कि 17 दिनों से फंसे अपने प्यारों का चेहरा देख सके। कैमरा में देखा गया कि 33 माइनर्स की हालत बहुत ही खराब थी। शदीद गर्मी और हर्ब्स की वजह से उन्होंने अपनी शर्ट उतार रखी थी और कई माइनर्स भूख की वजह से बुरी तरह निडाल हो रहे थे। जब उनसे फोन लाइन पर बात की गई तो उनकी भी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी। भूख और गर्मी के मारे जमीन की काली गहराइयों में भी उन्होंने चिली का नेशनल एंथम एक ही आवाज में गाया। लुइस उर्जवा, जो उन फंसे वर्कर्स का शिफ्ट सुपरवाइजर था, उसने बताया कि माइन कोलैप्स होते ही उसने सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया और उनको रेफ्यूज तक लेकर आया, क्योंकि वहां सिर्फ 3 दिन का खाना पीना मौजूद था। इसी वजह से शिफ्ट सुपरवाइजर ने पहले दिन से ही खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना हाथ टाइट रखा। हर वर्कर को सिर्फ 1 घूंट दूध और 1 स्पून टूना का दिया जाता था, और वह भी रोजाना नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लेकिन उसके बावजूद भी यह खाना सिर्फ 14 दिनों तक ही चल सका। शिफ्ट सुपरवाइजर ने यह भी बताया कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने ना ही कोई खाना खाया है और ना ही पानी का एक कतरा भी पिया है। यानी अब ये माइनर ऐसी हालात में थे कि अब एक एक करके इनकी मौत वाकई ही होने वाली थी। नंबर 7। बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम का अब सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये था कि किसी भी सूरत में 2300 फीट नीचे फंसे माइनर्स तक खाना और पीना पहुंचाया जाए, और वो भी सिर्फ 6 इंच मोटे इस सुराख से। लेकिन इस मसले के अलावा एक और मसला भी था। जिस खाने के लिए वह बेताब हो रहे थे वो इनको एक ही झटके में मार भी सकता था। जी हाँ, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स की बॉडी के मिनरल्स और विटामिन्स ड्रेन हो चुके थे। इसी वजह से जब अचानक उनको खाना मिलेगा तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। इस मसले से निपटने के लिए चिली गवर्नमेंट ने नासा फूड लेबोरेटरीज से कांटेक्ट किया, जहां से डॉक्टर ने खाने का एक खास फार्मूला बताया। इस फार्मूला में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज एक खास मिकदार में डाला जाना था, जिसके बाद ये स्पेशल खाना तैयार किया गया और पाइप में डालकर नीचे भेजा गया। जब खाना खाकर वर्कर की जान में जान आई तो उन सबको अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। चैलेंज नंबर 8। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम ये प्लान करने लगी कि अब इनको वापस जमीन तक कैसे रेस्क्यू किया जाए, और वह भी जल्द ही जल्द, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स की बॉडी को थोड़ी भी सनलाइट नहीं मिली। इसी वजह से डॉक्टर का मानना था कि किसी भी वक्त इनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आखिरकार ये प्लान किया गया कि जिस तरह 6 इंच का हॉल किया गया है, इसी तरह एक इतना मोटा हॉल किया जाए जिसमें से इंसान को ऊपर खींच लिया जाएगा। लेकिन मसला यह था कि जिस हॉल की यहाँ बात हो रही है वह 17 दिनों में होने वाला 6 इंच का हॉल नहीं, बल्कि ये 21 इंच का हॉल था। यानी 21 इंच का हॉल, और वह भी 2300 फीट गहरा। एक अंदाजा लगाया गया तो ये हॉल करने में तकरीबन 3 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, यानी 90 डेज तो सिर्फ इस मोटे हॉल को करने में लगेंगे, क्योंकि अब सबसे फास्ट सॉल्यूशन यही था कि इसी वजह से फौरन हैवी ड्रिलिंग रिंग्स मंगवाई गई और काम स्टार्ट करवा दिया गया। चैलेंज नंबर 9। अब पूरे 20 दिन गुजर चुके थे। दूसरी तरफ माइनिंग मिनिस्टर इस प्लानिंग में लग गए कि हॉल से वर्कर्स को ऊपर कैसे खींचा जाएगा, क्योंकि गहराई इतनी ज्यादा है
कि सिर्फ एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे का वक्त रिक्वायर्ड था और बीच रास्ते में वह सफोकेशन की वजह से मर भी सकता है। इसी वजह से एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। इस मशीन को बनाने के लिए चिली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से नासा से राब्ता किया। नासा के स्पेस एक्सपर्ट्स ने एक सोल्यूशन दिया कि एक कैप्सूल बनाई जाए जिसका डायमीटर हॉल के साइज जितना हो। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए जाएंगे ताकि बीच रास्ते में अगर कैप्सूल किसी वजह से रुक भी जाए तो उसमें मौजूद वर्कर्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो। नासा ने ये कैप्सूल बनाने में कम से कम 2 महीनों का वक्त बताया। जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल भी तैयार हो जाएगी। चैलेंज नंबर 10। अब पूरे 26 दिन गुजर चुके थे। एक एक सेकंड बेहद कीमती था। ड्रिलिंग टीम ने अभी सिर्फ चंद फुट ड्रिलिंग ही कंप्लीट की थी कि अचानक एक और मसला खड़ा हो गया। ड्रिलिंग टीम जिन हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिल कर रही थी वो लीक हो गया और पूरा ड्रिलिंग का काम मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ गया। ये न्यूज देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने और फंसे वर्कर्स को निकालने की सर्विसेज ऑफर की। तभी ये सोचा गया कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं बनेगा बल्कि किसी और टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग का ऑप्शन भी रखा जाना चाहिए। यानी प्लेन बी बनाने का वक्त आ चुका था। प्लेन बी के मुताबिक हैमर ड्रिलिंग रिंग मंगवाई गई जो पत्थर को प्लेन ए वाले रिंग की तरह काटेगी नहीं बल्कि ये पावरफुल हैमर से उनको तोड़ेगी और वह भी सिर्फ 1 महीने में। अब पूरे 30 दिन गुजर चुके थे। प्लेन बी वाली हैमर्ड ड्रिलिंग रिंग ने भी अपना काम शुरू कर दिया और प्लेन ए वाली रिंग भी एक बार फिर से चल पड़ी थी। चैलेंज नंबर 11। जब तक ड्रिलिंग का काम मुकम्मल होता चिली गवर्नमेंट ने फंसे वर्कर्स को एंटरटेनमेंट के लिए आईपोड्स भेजे ताकि दुनिया से कट जाने की वजह से ये लोग किसी खराब बीमारी का शिकार ना हो पाए। पूरे 45 दिन गुजर गए और ड्रिलिंग का काम चलता रहा। प्लेन बी वाली रिंग प्लेन ए से काफी ज्यादा फास्ट थी और आधे से ज्यादा होल कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन तभी एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ। प्लेन बी वाली रिंग का हैमर लगातार चलने की वजह से टूटकर बुरी तरह हॉल में फंस चुका था और अब मसला था कि लोहे के हैमर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए इंजीनियर ने एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बनाया जिसको जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा तो उसके दांत हॉल में फंसे लोहे के टुकड़ों को अपने अंदर बंद कर लेंगे। लिहाजा अब कई दिनों के मेहनत के बाद लोहे का पीस बाहर निकाला गया और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। चैलेंज नंबर 12। फंसे हुए माइनर्स को जमीन के अंदर अब 52 दिन गुजर चुके थे और उनका एक एक लम्हा खुली हवा में जाने को तरस रहा था। लेकिन इसी दिन उनको एक अच्छी खबर मिली कि नासा की बनाई हुई एस्केप कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। अब सिर्फ इंतजार था कि जैसे ही ड्रिलिंग का काम खत्म हो तो उनको बाहर निकालने का अमल शुरू किया जाए। प्लेन ए की ड्रिलिंग रिंग तो बहुत ही पीछे थी लेकिन प्लेन बी की हैमर रिंग से सबको काफी उम्मीदें थी। पूरे 65 दिन गुजर चुके थे और सुबह के 8 बजे प्लेन बी की ड्रिल ने आखिरकार पूरा 2300 फीट का हॉल कंप्लीट कर दिया। ये खबर मिलते ही जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न मनाया गया क्योंकि अब डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर से जाग चुकी थी और अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई। 69वें दिन पर सुबह 6 बजे पहला माइनर बाहर निकाला गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। जमीन की गहराइयों से निकलते वक्त ये यादगार फोटो खींची थी और इस फोटो में दिखने वाले वर्ड्स आज भी रिफ्यूज में लिखे गए हैं और ये है उन 33 माइनर्स की रियल फोटो जिन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 69वें दिन सेंट जॉर्ज माइन में दफन होकर गुजारे। इस वाकया के बाद सेंट जॉर्ज माइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रेस्क्यू टीम को सलाम है जिसने 33 वर्कर्स को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।